दुबई। सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आता है बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, डेजर्ट सफारी, सुपर कार्स, फैशन, लाइफस्टाइल। आज दुबई को हर कोई एज अ सिंबल ऑफ ऑपुलेंस एंड मॉडर्निटी देखता है। बट दुबई की एक दूसरी साइड भी है। I'm in a villa. I'm a hostage, and this villa has been converted into a jail. All the windows are barred shut. I can't open any window. ये वो साइड है जिसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दुबई की चकाचौंध में छुपा देते हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा इन्फिनिटी पूल नहीं देखा। फोटोज वगैरह लेनी है गाड़ी के साथ, तो ये बेस्ट लोकेशन है दुबई में। अब इन्फ्लुएंसर्स की क्या ही बात करें, वो तो दुबई को एक चांद की तरीके से दिखाना चाहते हैं जिसमें कोई दाग ही ना हो। They say money can't buy happiness. Welcome to Dubai. अगर आप देखो इंस्टाग्राम पर हर कोई दुबई को एक अचीवमेंट की तरह दिखाता है। जो दुबई जा पाया, वहां की लाइफस्टाइल को अफोर्ड कर पाया, वही सक्सेसफुल, वरना तो आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे हो। अब जब एक आम यूथ सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर को दुबई के लग्जरी लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हुए देखता है तो सोचता है यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, जिंदगी तो दुबई वाले जी रहे हैं। दिस वीडियो कैन बी डिस्टर्बिंग फॉर सम व्यूवर्स, क्योंकि इसमें ऐसे टॉपिक्स पे मैं डिस्कशन करने वाला हूं जो इन्फ्लुएंसर्स हमेशा एक आम आदमी से छुपाते हैं। क्योंकि दुबई इज नॉट व्हाट यू थिंक। वैसे तो दुबई सेंचुरीज से एग्जिस्ट करता है, बट सन 1800 में इसे फिशिंग विलेज के तौर पर फाउंड किया गया। 1833 में मॉडर्न एमिरात के फाउंडर मखदूम बिन बूती अल सुहेल ने रूल करना शुरू किया। 1894 में दुबई की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है जब एक्सपैट्रिएट को दुबई में आकर के काम करने के लिए टैक्स में छुट्टी मिल जाती है। अब एक्सपैट्रिएट बोलते हैं किसी दूसरे देश से किसी देश में आकर के काम करने वाले लोगों को। उसके बाद रेस्ट इज द हिस्ट्री। आज सबको पता है दुबई एक हब बन चुका है रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। बट ये सबके बीच दुबई की गेम पलटने में सबसे बड़ा हाथ था 1966 में, जब दुबई में मिला तेल। अब तब के रूलर शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने दुबई का पूरा नक्शा ही बदल दिया सिर्फ और सिर्फ तेल की खोज के बाद। बेसिकली उनको एक चीज बहुत क्लियर पता थी कि तेल तो एक टाइम पे खत्म हो जाएगा, इसलिए टूरिज्म और लग्जरी पे फोकस करते हैं। और आज दुबई में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, एवरी सिंगल थिंग यू नेम इट, दुबई हैज इट। बट कभी आपने सोचा है कि ये जो इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं जो दुबई को इतना खूबसूरत बनाती हैं, इन इमारतों को बनाने में जो लेबर्स लगे हैं वो कहीं क्यों नहीं दिखाई देते? 2022 की एक रिपोर्ट को देखें तो दुबई की पॉपुलेशन 3.60 मिलियन है, जिसमें कि 90% लोग एक्सपैट्रिएट हैं। सो बेसिकली दुबई में लोग 3 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है। पहला एमिरातीज जो दुबई के शेख हैं और उनकी फैमिली। दूसरा एक्सपैट्रिएट जो कि किसी दूसरे देश से दुबई में जाकर के बिजनेस कर रहे हैं या कोई व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं। तीसरा है लोअर क्लास जो शहर में नहीं शहर के बाहर रहते हैं। आए दिन न्यूज सुनने को मिलती है कि दुबई में काम करने गए मजदूर की लाश घर आ रही है, या फिर छुट्टी में वो घर आए तो एकदम उनका मन नहीं है वापस जाने का। बट ऐसा क्यों है? 15 दिसंबर 2018 में पब्लिश्ड बिजनेस एंड ह्यूमन रिसोर्स सेंटर के एक आर्टिकल में पता चलता है दुबई की ये जो ग्लिटरिंग और फ्यूचरिस्टिक मेट्रोपोलिस बनी है, ये हजारों एंड लाखों मजदूरों को एक्सप्लॉइट करके बनी है। इसलिए दुबई को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहना बेवकूफी होगी। इस आर्टिकल के हिसाब से ज्यादातर मजदूर दुबई सिर्फ और सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने के लिए जाते हैं ताकि वो ज्यादा पैसा कमा करके अपने घर भेज सके। अब पैसा तो मिल जाता है, बट उसके बदले में जो एक्सप्लॉइटेशन होता है वो मजदूर को रुला लेता है। हमें इंडिया ना किसी तरह बुला लीजिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा गेम खेलते हैं मैन फोर्स रिक्रूटमेंट एजेंसीज वाले, जो कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल जैसे देशों से मजदूरों को पैसे की लालच दे करके दुबई बुला लेते हैं। ये एजेंसीज मजदूरों को कफाला सिस्टम के थ्रू लेकर के आते हैं, जो कि सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एजेंसी और सरकार के फायदे के लिए बना होता है, उसमें मजदूर का कोई फायदा ही नहीं है। अब आप सोचोगे कफाला सिस्टम क्या है? कफाला सिस्टम एक सेट ऑफ लॉज हैं जो कि एम्प्लॉयर को माइग्रेंट लेबर के प्रति एक कंट्रोल देता है। जैसे दुबई घुसते ही मजदूर से उसका पासपोर्ट ले लिया जाता है और वो बिना एम्प्लॉयर की इजाजत के देश को नहीं छोड़ सकता है। उनको 12 से 15 घंटे काम कराया जाता है और 8 से 10 लोगों को एक कमरे में बैठाला जाता है। कोई प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं मिलता है और हेल्थ केयर की तो दूर दूर तक बात भी मत करो। बस भेड़ बकरियों की तरह
गुलाम बनाकर काम कराया जाता है। YouTube पे आपको कितने वीडियोस मिल जाएंगे जो कि मजदूरों के हायरिंग के लिए होते हैं और वो आपको एक से एक लालच देते हैं, कहते दुबई आ जाओ, इतना सैलरी मिलेगा, यहाँ पर काम करना रहेगा, यहाँ रहना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट सुधार का दावा कर रही है, बट कितना सुधार हुआ है ये सबको पता है। मजदूर जो फंसा हुआ है उसकी एक अलग ही कहानी है। इंडिया में अगर आपको 10-12 हजार मिलता है तो उधर ही रुको, इधर कभी जिंदगी में लाइफ में नहीं आने का, अपना परिवार के साथ में रहो। तो भैया मजदूर का एक्सप्लॉइटेशन तो हो ही रहा है, बट व्हाट अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग? तो वैसे तो इस्लामिक लॉज में सेक्स सेलिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन इज फॉरबिडन, हराम, बट वाइस की अगर एक रिपोर्ट को देखें तो दुबई मिडिल ईस्ट का लास वेगस है। इस रिपोर्ट में वाइस ने एक यूक्रेनियन कंसल्टेंट को इंटरव्यू किया है जो कि दुबई में एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम करता है। वो यूक्रेनियन कंसल्टेंट बताता है कि जैसे जैसे वो अपने करियर में प्रोग्रेस करता जाता है उसका मेन काम हो जाता है अपने क्लाइंट्स को एक प्लीजेंट टाइम प्रोवाइड करना, बेसिकली सेक्स प्रोवाइड करना। तो बेसिकली उसका टाई अप बड़े बड़े होटल्स और नाइट क्लब्स में होता है और जब भी किसी बड़े क्लाइंट को, हाई प्रोफाइल क्लाइंट को पार्टी देना होता है तो वो उसे कांटेक्ट करते हैं। इंटरव्यू में उसने कन्फेस किया कि उसके क्लाइंट्स में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज एंड गैंगस्टर्स हैं। एक दूसरे आर्टिकल जिसमें एक लेडी क्रिस्टियाना जैकब ओडियाले एक क्रिस्टी गोल्ड को ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रिंग लीडर बोला गया। बेसिकली वो अफ्रीकन वुमेन को रोजगार का लालच देकर दुबई बुलाती है और उसके बाद में प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल देती है। ट्रैफिक करी गई औरतों को ब्रोथल, बार्स, होटल्स, नाइट क्लब्स, ये सब में ये लोग लगा देते हैं। ये आर्टिकल तो ये भी कहता है कि क्रिस्टीना अगर उसकी कोई बात नहीं मानता था तो औरतों को रेगिस्तान में मार कर दफनाने की धमकी देती थी। कई विक्टिम्स का ये कहना है कि अगर वो ज्यादा पैसा नहीं कमाए तो उन्हें मारा जाता था, उन्हें कई दिन तक खाना नहीं दिया जाता था और अगर कोई भी विक्टिम रिटेलिएट करता है तो उसके प्राइवेट पार्ट पर रेड चिली पाउडर डाला जाता था। सारे विक्टिम्स ने एक ही बात बोली है कि उनको हाउस होल्ड वर्क के बहाने बुलाया जाता है और फिर उसके बाद में प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया गया और उनके पासपोर्ट को भी जब्त कर लिया गया ताकि वो देश छोड़ करके भाग भी ना सके। अब बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई वाला गेम है। दुबई की तकरीबन 90% पॉपुलेशन किसी दूसरे देश से आई है जो कि कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री और अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। और एक रिपोर्ट की माने तो इसमें 69% पॉपुलेशन मेल है। अब फिर वही डिमांड एंड सप्लाई वाली बात आ गई कि जब इसी पॉपुलेशन में 69% मेल है तो दुबई की गवर्नमेंट भी प्रोस्टिट्यूशन को अनदेखा कर देती है इन वर्कर्स को अपने देश में बनाए रखने के लिए। 2006 में यूएई गवर्नमेंट ने सेक्स ट्रैफिकिंग को एक बहुत बड़ा क्राइम घोषित कर दिया था, लेकिन आज तक इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है। यूएई इस्लामिक लॉज को फॉलो करता है, मगर ताज्जुब की बात यह है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन यहाँ पर मसाज पार्लर्स, स्पास, होटल्स, डांस क्लब, इन सब में खुलेआम हो रहा है। बड़े बड़े रैकेट्स चल रहे हैं और उस पर कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं है। तो ये तो एकदम खुल्लम खुल्ला वाला प्रोस्टिट्यूशन है, लेकिन एक छुपा हुआ प्रोस्टिट्यूशन भी है जो कि दुबई के जो अल्ट्रा रिच लोग हैं वो अपने डिजायर्स फुलफिल करने के लिए करते हैं। अब वहाँ पर ऐसे ऐसे अल्ट्रा रिच लोग हैं जो किसी भी शो में अगर कोई मॉडल आ रही है और उसको देख लेंगे तो उनका माइंडसेट यही है कि चलो इसको खरीद लेते हैं। जैसे ये एक मॉडल है टाइनी लेक्सी जो कि लव आइलैंड एक शो है उसमें अपेयर होती हैं और उसके बाद में एक इंटरव्यू में बताती हैं कि इनको $95,000 का ऑफर मिलता है 5 दिन के लिए दुबई में किसी के साथ में रहने के लिए। बेसिकली ये खुद एक इंटरव्यू में बोलती हैं इट्स अ हाई एंड प्रोस्टिट्यूशन और इन्होंने तो कम्प्लीटली इसको डिनाई किया। और ये अकेली मॉडल नहीं है जिनको ऐसे ऑफर आते हैं, ऐसी मल्टीपल मॉडल्स हैं जो ओपन अप हुई हैं इंटरनेट के ऊपर। उन्होंने बताया है कि उनको दुबई से अल्ट्रा रिच लोग कैसे कैसे इंस्टाग्राम के ऊपर ऑफर देते हैं उनके साथ में आने के लिए। जैसे कि लव आइलैंड की एक और बहुत ही फेमस मॉडल है रोजी विलियम, और वो बताती हैं कि उनको कितना रुपए ऑफर होता है दुबई से सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम बिताने के लिए साथ में। इंडियन रुपीस में बात करें तो 90 लाख रुपीस ऑफर हुआ रोजी विलियम को सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम बिताने के लिए, और वो बंदा ये बोला कि मैं आपके क्लोथिंग और बैग्स मेरे तरफ से फ्री। मतलब ये लाइन उन्होंने बोली इंटरव्यू में, मतलब आप समझ रहे हो। तो बेसिकली इन लोगों ने तो डिनाई किया इस चीज़ को और ओपन अप भी हुई, बट आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये जो एमएसफेयर मॉडलिंग है, मतलब इतने सारे मॉडल्स होते हैं अल्ट्रा रिच लोगों के साथ में होते हैं दुबई में, ये जो एक लाइफस्टाइल दिखाया जाता है उसमें ये बहुत बड़ी गेम है जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ कि ये इट्स अ हाई एंड प्रोस्टिट्यूशन। अब देखो ये सब ऑफर बहुत नॉर्मल है, ठीक है, दुबई में मॉडल्स के लिए, बट अब जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही वियर्ड है एंड दिस कैन बी डिस्टर्बिंग फॉर यू।
अप्रैल 2022 को टिकटॉक पर एक वीडियो वायरल होता है 26 साल की इस लड़की का। Basically, it's a situation where these rich Arab men pay some Instagram models to sleep with animals. Basically, girls that want in and then get shitted on in the mouth, like eats the shit. और उसमें वो बताती है पोर्टा पॉटी के बारे में, जो कि एक बहुत ही वियर्ड फेटिश है दुबई के अमीरों की, जो कि मॉडल्स एंड इन्फ्लुएंसर्स को पे करते हैं पॉटी करने के लिए। और कहाँ पर? अपने ऊपर। ये वीडियो वायरल हुआ था एक जेनिफर नाम के सोशल मीडिया अकाउंट से, जिसमें ये मॉडल बताती है कैसे उसको दुबई बुलाया गया, कैसे उसको दुबई में फंसाया गया और कैसे उसके मल्टीपल टेस्ट करवाए गए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज चेक करने के लिए। और बाद में दुबई के कुछ अल्ट्रा रिच लोगों ने उसके साथ वेरियस सेक्सुअल एक्ट्स परफॉर्म किए। और सिर्फ यही एक दो फैंटेसीज नहीं है दुबई के अल्ट्रा रिच लोगों की, मल्टीपल फैंटेसीज हैं। वो मॉडल्स को हायर करते हैं, वो अलग अलग कंट्रीज से बुलाते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो तुम सोशल मीडिया पर देख रहे हो कि फला मॉडल है, दुबई में इतना ज़्यादा घूम फिर रहे हैं, दुबई में इतना ज़्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, उसका बैकएंड क्या है शायद तुम्हें भी ना पता हो। शायद वो कौन से अल्ट्रा रिच के पीछे फंस गए हों, उनको भी ना पता हो। वो शायद अपने लाइफस्टाइल को फेक करने के लिए वहां पर क्या क्या कर रहे हो और वहां पर किसके डिजायर को फुलफिल कर रहे हो, तुम्हें ये भी ना पता हो। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि डोंट बिलीव एवरीथिंग विच इज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक साइड ऑफ स्टोरी ही दिखती है, उसका बैकएंड तुम्हें नहीं दिखता है कि बैकएंड में किसको कहाँ कैसे फंसाया गया होगा। और ये एक दो लोग ओपन अप करते हैं, वो लव आइलैंड वाली मॉडल है, अब उसने पैसे को सीधे सीधे डिनाई कर दिया, बट कितनी सारी ऐसी मॉडल्स हैं जो उसी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो ये सब जो कि इतने बड़े बड़े गलत काम हैं और प्रोस्टिट्यूशन इस लेवल पे है, यहाँ पर गवर्नमेंट भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया 69% पॉपुलेशन तो मेल है, वो 90% लोगों में जो कि बाहर से आए हैं काम करने। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि ये टिके रहे, बट गवर्नमेंट के और जो लीगल सिस्टम है वो बहुत डिफरेंट है और काफी कॉम्प्लेक्स भी है। अब उसको समझते हैं। अब ये इसलिए है क्योंकि दुबई का लीगल सिस्टम ऑपरेट करता है शरिया लॉ प्रिंसिपल्स के मुताबिक। ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जहां पर वेस्टर्न पॉपुलेशन को लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली कुछ ऐसी चीजों में जो उनके कंट्री में लीगल है बट दुबई में लीगल नहीं है। जैसे पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, बेसिकली आप ओपनली मेकआउट कहीं नहीं कर सकते हो। अल्कोहल कंजम्पशन आउटसाइड ऑफ डेजिग्नेटेड एरियाज, मतलब जो एरिया पीने के लिए बना है वहीं पी सकते हो, ऐसे कहीं भी बोतल लेकर के नहीं घूम सकते। और प्रमोटिंग रिलीजन अदर देन इस्लाम एंड सेम सेक्स मैरिज, ये सब चीजें लीगल नहीं। मीडिया पर भी इनका बहुत तगड़ा कंट्रोल है। बेसिकली इनकी मीडिया गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकती। अक्टूबर 2020 में यूएई गवर्नमेंट ने वहीं के रेजिडेंट अहमद इतुम को 10 साल की सजा सुनाई। उसकी गलती क्या थी? एक पीसफुल फेसबुक पोस्ट जिसमें उसने जॉर्डन के रॉयल फैमिली और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था। कोर्ट ने उसको सिर्फ इसलिए सजा दी कि उसके पोस्ट की वजह से दोनों देशों के रिलेशन खराब हो सकते थे और नेशनल सिक्योरिटी पर थ्रेट बन सकता था। तो कोर्ट ने बिल्कुल भी ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करा कि क्या एक नॉर्मल पीसफुल फेसबुक पोस्ट दोनों देशों के पॉलिटिकल रिलेशन को हैम्पर कर सकता है। हल्का सा भी बोलोगे तुरंत जेल में डाल देंगे। दुबई के लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि आप गवर्नमेंट को क्वेश्चन तक नहीं कर सकते हो। और मजेदार बात क्या है कि ये सारे जो लॉज हैं ये गरीब और बाहर के लोगों के लिए ही हैं, अमीरातीज के लिए नहीं है। दुबई इट्स जस्ट अ सिटी ऑफ अ मिडिल ईस्ट कंट्री। तुमने अपने दिमाग में क्या बना लिया है ये बहुत मैटर करता है। आज के टाइम में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइफस्टाइल है, एवरी सिंगल थिंग दे हैव, बट तुम्हें यहाँ पर ये चीज को भी समझना है कि हर चीज के कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। और जब हम सोशल मीडिया से दुबई को एक अलग ही इमेज बना लेते हैं और उससे अपनी आइडेंटिटी को रिलेट करने लगते हैं, वहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है यार दुबई नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर मैं दुबई नहीं गया तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, वहीं पे प्रॉब्लम है। भाई दुबई इट्स जस्ट अ नॉर्मल सिटी ऑफ अ मिडिल ईस्ट कंट्री। इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा लो। वहां पर जितना भी तुम लग्जरी लाइफस्टाइल देख रहे हो, जितनी भी तुम लैविश चीजों को देख रहे हो, वो उसको बनाया ही गया है ताकि तुम उससे इन्फ्लुएंस हो और उस सिटी की तरफ अट्रैक्ट हो। बिकॉज मैंने पहले ही बताया शुरू में कि जब सिटी को बनाया जा रहा है, जब सिटी को डेवलप किया जा रहा था, तब से ही बनाने वालों के दिमाग में एक ही चीज थी कि इसको टूरिज्म का हब बनाते हैं। तो वो तो वही दिखाएंगे ना तुम्हें। तुम जिस भी चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हो वो तुम्हें वही चीज दिखा दिखा करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। बट जितनी ज्यादा चमक है उतनी ही ज्यादा डार्कनेस भी होती है। जैसे अभी तुम देखो वहां पर आर्टिफिशियल रेनिंग हो रही है। अब आर्टिफिशियल रेनिंग में क्लाउड सीडिंग एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें कुछ सब्सटेंस को
हवा में डाल दिया जाता है। अब वही वाली बात है ना कि उसके जरिए एनवायरनमेंट पे कितना खराब असर पड़ रहा है, इसको तो तुम सोच भी नहीं सकते हो। मिंट के एक आर्टिकल के मुताबिक क्लाउड सीडिंग एक रीजन और लोकेलिटी के प्रेसिपिटेशन के पैटर्न को अल्टर करता है। इससे नेबरिंग इकोसिस्टम पे एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जिससे कि जो बारिश होना था सीड क्लाउड से वो नहीं हो पाता है। तो ये अपने आप में ही इन्वायरमेंट को बहुत ही निगेटिवली इंपैक्ट करता है। उसके साथ साथ में एयर पोल्यूशन हो रहा है, डस्ट स्टॉर्म्स आ रहे हैं। अभी आपने देखा दुबई में किस लेवल का डस्ट स्टॉर्म आया था, मतलब पूरा दुबई ही ढक गया था। अब क्यों हो रहा है ये सब? सिंपल सी बात है, जब तुम नेचर से खेलोगे, मजाक करोगे, तो नेचर भी तुम उस पर रेसिप्रोकेट करेगा। तो ये सब पॉइंट्स बहुत ज्यादा कंसिडर करने चाहिए जब आप दुबई को देख रहे हो। दुबई को उस नजर से भी देख करके चलो, हाँ एक ऐसी जगह है जहां पर अनलिमिटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं और तुम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो ऐसी जगह से, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड उसके साथ साथ में बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटीज हैं, मतलब वहां आप जाओगे तो आपको फ्यूचर देखने को मिलेगा। तो ये बात एकदम सही है, बट द थिंग इज कि मेरा ये सब समझाने का ये मतलब है कि दुबई के मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। जब तुम दुबई को देख रहे हो तो तुम हर एस्पेक्ट से देख करके चलो, ठीक है। डार्क साइड्स भी हैं, ठीक है। अगर तुम एक मॉडल ही हो तो तुमको भी ऑफर आ सकता है ऐसे। तो तुम एक चीज को समझ कर चलो कि वो नहीं है जो तुम्हें दिखा रहा है। कोई तुम्हें बोल सकता है कि हाँ मैं तुम्हें क्लोथिंग देख लूंगा, तुम्हारे बैग्स देख लूंगा, क्योंकि रोजी विलियम को भी ऐसी ऑफर आ रहे थे। बट द थिंग इज कि वहां पर किसी से क्या करवाया जाए ये कोई नहीं सोच सकता है। तो बस वही है, तुम सोशल मीडिया पे जो देख रहे हो वो वैसा नहीं होता है, ठीक है। लोगों ने एकदम से इसको लाइफस्टाइल बना दिया है, एक स्टैंडर्ड बना दिया है। भाई दुबई नहीं गए अभी तक तो क्या करें, लोग समझते हैं कि फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल शुड बी दुबई। ये लोगों मैं किसी के भी थॉट प्रोसेस और किसी के भी गोल्स एंड ड्रीम्स को जज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। आपका कुछ भी हो सकता है एंड इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। द थिंग इज कि अगर आपके लिए वो चीज़ है कि यही सक्सेस है, यहाँ पर जो नहीं पहुँचा वो सक्सेसफुल नहीं है, ये माइंडसेट रखना गलत है। क्योंकि दुबई से भी बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं और दुबई अपने आप में भी खूबसूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दुबई बदसूरत है। इट्स लाइक कि तुम्हें हर एस्पेक्ट को देख करके चलना है, ठीक है। इस चैनल पे हमारा एक ही मकसद है कि हम जो भी वीडियोस बना रहे हैं उससे आपको एक माइंडसेट डेवलप हो और आप चीज़ों के डार्क रियलिटीज़ को भी समझो, ताकि आप मेंटली स्ट्रांग बनो। क्योंकि हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं स्ट्रांग माइंडेड लोगों की। आप यहाँ तक वीडियो देख लियो, बट बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ तक भी वीडियो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करके रखते हैं। प्लीज़ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करिए। उसके साथ साथ में अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। अगर आपके पास कोई बहुत यूनिक टॉपिक है वीडियो का, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे वो टॉपिक भेज सकते हो। हम उस टॉपिक के ऊपर पक्का वीडियो बनाएंगे। एंड आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो वही कमेंट करो जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई लास्ट तक देखा। मैं वो कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। एंड मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।